हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आज हम लोग हेलो अल्केन और हेलो एरीन के पार्ट 3 लेक्चर में एंटर करेंगे। इससे पहले हम दो लेक्चर ऑलरेडी इस चैप्टर का बना चुके हैं। पहला लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन और क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे। दूसरे लेक्चर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, साथ ही साथ हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन को डिस्कस किए थे। आज इस लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। देखो, हेलो अल्केन में हम तुम लोग को बताए थे कि हेलो अल्केन किस तरह का केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो वहां पे ये बताया गया था कि हेलो अल्केन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। यानी हम लोग क्या करते थे, एक अल्काइल हैलाइड लेते थे, इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन कराया जाता था। यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होता था। ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करता था और ये यहाँ से बाहर हो जाता था और फाइनली प्रोडक्ट बनता था R के साथ न्यूक्लियोफाइल और X के ऊपर में आ जाता था माइनस। इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। मगर यहाँ पे एक बात याद रखना कि हेलो एरीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम हेलो एरीन का बात करें तो हेलो एरीन किसको कहते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर में हम लोग क्या जोड़ देंगे, हेलोजन। अगर तुम इसको किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराना चाहो तो ये जनरली न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। तो नॉर्मल कंडीशन में हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। अब हमसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि व्हाई हेलो एरीन डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन नॉर्मल कंडीशन। तो नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है वो यही है कि why हेलो एरीन डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशन। देखो, एक बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। कंडीशन को अगर थोड़ा चेंज किया जाए तो हो सके वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, अब कैसे करेगा वो बाद का बात है। अभी हम लोग बस ये समझने वाले हैं कि नॉर्मल कंडीशन में अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, इसके पीछे का रीजन। देखो, इसके पीछे तीन रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि हेलो एरीन में एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस के वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और वो जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यही रीजन है कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली शो नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन में। तो यही हम पहला रीजन को लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से partial double bond character develops between carbon and halogen, due to which breaking of bond becomes difficult and reactivity decreases towards SN reaction। SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक का ही बात कर रहा है। दूसरा अगर हम लोग रीजन का बात करें तो बेंजीन रिंग में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और परसेंटेज s कैरेक्टर होता है 33.33%। अब एक बात आप लोग सीखे होंगे कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो बेंजीन रिंग का जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्काइल ग्रुप के कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, जिसके कारण जो डेवलपमेंट होता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का वो थोड़ा कम होता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली नहीं हो पाता है। तो दूसरा रीजन यही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन बेंजीन रिंग इज हाई because of its hybridization। hybridization की वजह से यह होता है, due to which magnitude of positive charge developed is very less। जो मैग्नीट्यूड डेवलप होता है पॉजिटिव चार्ज का वो काफी कम होता है एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट टेक प्लेस इजीली। देखो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक तभी हो पाएगा जब उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना कम होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड काफी कम होता है, जिसको न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच ही नहीं कर पाता है। यही रीजन है कि हेलो एरीन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। थर्ड और आखिरी रीजन क्या है कि देखो, बेंजीन रिंग के पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास भी माइनस चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल के पास भी माइनस चार्ज है। तो वो क्या करता है ना, अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करके भगा देता है। तो ये तीन रीजन के वजह से बेंजीन रिंग जो है या फिर अराइल हैलाइड जो है वो नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। वो तीन रीजन क्या क्या है,
पहला, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होना और उसका बॉन्ड तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाना। दूसरा क्या है, कार्बन का बेंजीन रिंग में हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा, जिसके कारण पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का डेवलपमेंट कम होता है, मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा पार्शियल पॉजिटिव का वो काफी कम होगा, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से नहीं हो पाता है। तीसरा और आखिरी रीजन क्या है, बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियोफाइल को दूर से ही रिपेल कर देता है, उसको अपने पास में नहीं आने देता है। अगर नहीं आने देगा तो वो अटैक कैसे करेगा, और अटैक नहीं होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में ये तीन रीजन की वजह से अराइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। मगर अगर थोड़ा कंडीशन हार्श किया जाए तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बट इफ कंडीशन इज चेंज्ड, इफ कंडीशन इज चेंज्ड, कंडीशन में हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई प्रेशर कंडीशन को चेंज करना है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा तुम्हारा, हाई होगा। ठीक है, हेलो एरीन shows न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, shows न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा, मगर कंडीशन को थोड़ा चेंज किया जाए। चेंजेस में तुम क्या कर सकते हो, चेंजेस में यही कर सकते हैं कि टेम्परेचर को हाई कर दे और प्रेशर को भी क्या कर दे, हाई, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। और अगर हम लोग कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्लोरोबेंजीन लेते हैं और इस क्लोरोबेंजीन को हम लोग एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, और हम साफ बोल चुके हैं कि ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर हाई होगा। अगर हम टेम्परेचर का बात करें ना बाबू, तो टेम्परेचर लगभग यहाँ पे हम लोग रखते हैं 663 केल्विन और प्रेशर को रखा जाता है 300 ATM। तो इस केस में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अब यहां से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, वो न्यूक्लियोफाइल होगा OH-। ये OH- जो है इस क्लोरोबेंजीन में इस कार्बन को अटैक करेगा, Cl यहां से बाहर हो जाएगा और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, इसको देखो, बेंजीन रिंग Cl के जगह में आ जाएगा OH प्लस बाई प्रोडक्ट यहां से क्या निकल जाएगा, NaCl। ये जो प्रोडक्ट मिला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फेनॉल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेनॉल। तो ये बात याद रखना कि अगर हम लोग अराइल हैलाइड को या हेलो एरीन को एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराए एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा। अब हम लोग लास्ट क्लास में ये पढ़े थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो मैकेनिज्म से हो सकता है, एक SN1 और दूसरा SN2। सवाल ये है कि ये जो रिएक्शन हुआ है ये कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होगा, SN1 या फिर SN2। तो ये बात याद रखना, अराइल हैलाइड जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म से ही शो कर सकता है, कभी भी यहाँ पे SN1 नहीं होगा। देखो नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं करता है, और अगर कंडीशन को चेंज करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लिया तो वो जो मैकेनिज्म होगा वो हमेशा SN2 होगा, SN1 कभी भी नहीं हो सकता है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि एंड दिस रिएक्शन occurs by SN2 मैकेनिज्म। ये जो रिएक्शन है ये SN2 मैकेनिज्म से हो सकता है, तो ये कुछ बात ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल कंडीशन में अगर इसका NSR के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी कम है, ठीक है, तो कोई तरीका हो सकता है जिससे हम लोग इसका रिएक्टिविटी NSR के टुवर्ड्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो कुछ मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग अराइल हैलाइड का रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बात ध्यान दो, तो लास्ट पॉइंट में हम तुम लोग को क्या बताए थे कि बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है वही न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देता है। अब अगर किसी तरह से हम लोग वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर ले बेंजीन रिंग का, तो हम लोग इसका रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स क्या करा सकते हैं, इंक्रीज करा सकते हैं।
अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तुम कैसे कम कर सकते हो? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को निकाल के। बेंजीन रिंग से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे कैसे? तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर किसी भी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को ऐड किया जाए तो इसका रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग हर एक पोजीशन पे ऐड नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग में हर एक पोजीशन पे नहीं जुड़ सकता या फिर हर एक पोजीशन में ये काम नहीं करेगा। ये दो ही पोजीशन पे काम करता है, आइदर ऑर्थो और पारा। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को ऑर्थो या फिर पारा पोजीशन पे ऐड करें तो बेंजीन रिंग का या अराइल हैलाइड का रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स इंक्रीज कर जाएगा। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट यही बनने वाला है। और नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि इफ वी ऐड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप at ortho or para position, then reactivity of haloarine increases towards NSR। तो हेलोएरिन का रिएक्टिविटी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो ये कुछ बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कुछ एग्जांपल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, तो यहां पे हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड करेंगे? तो यहां पे जो हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड करेंगे वो होगा NO2। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग ऐड करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अब हम लोग फाइनली रिएक्शंस देखते हैं कि कैसे इसका रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन तो लेते हैं। तो ये हम क्लोरोबेंजीन ले लिए और इसके ऑर्थो पोजीशन पे एक NO2 ग्रुप को हम लोग ऐड कर दिए और इसको अब हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, अब एक बात याद करो, जब एक भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं था उस केस में जो तुमको टेम्परेचर लग रहा था वो 663 के आसपास लग रहा था। अब टेम्परेचर घट के 443 केल्विन होगा। अब तुम सोचो, टेम्परेचर कम लग रहा है मतलब एनर्जी कम लग रहा है, एनर्जी कम लग रहा है मतलब रिएक्टिविटी क्या कर रहा होगा? बढ़ रहा होगा। अब यहां से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल होगा OH-, ये OH- इसको अटैक करेगा, यहां से Cl बाहर और फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा। यहां पे आ जाएगा OH और यहां पे रहेगा तुम्हारा NO2। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दे तब क्या होता है रिएक्टिविटी पे? ये देखो, यहां पे हम लोग Cl, अब दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड किए, एक ऑर्थो पे ऐड किए, एक पारा पे ऐड किए। ठीक है, इसको भी हम लोग एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिर से यहां पे एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। अच्छा, रिएक्टिविटी इंक्रीज किया कि नहीं किया ये पता हम लोग को कैसे चलेगा? तो बाबू जो टेम्परेचर वहां पे 443 केल्विन लगा था ना, अब यहां पे लगभग 323 केल्विन हो जाएगा। टेम्परेचर फिर से घट गया, ये जो है ये इसको अटैक करेगा, यहां से Cl बाहर हो जाएगा और फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा। हम बाई प्रोडक्ट नहीं लिख रहे, बाई प्रोडक्ट तुम लोग खुद से लिख लेना, NaCl बनेगा। यहाँ पे NO2 होगा और यहाँ पे भी क्या होगा? NO2। बाई प्रोडक्ट लिख सकते हो, Na और Cl मिलके NaCl बना लेगा और यहाँ पे भी क्या बना लेगा? NaCl। अब अगर हम लोग तीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को ऐड कर दे तो रिएक्टिविटी पे क्या फर्क आता है इसको देखो। यहाँ पे हम लोग Cl ऐड कर देते हैं, यहाँ पे एक NO2 डाल दो, यहाँ पे एक NO2 डाल दो और यहाँ पे भी एक NO2 डाल दो। ठीक, इसको अब अपने लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? एक्वस NaOH के साथ। तो फिर से इसका रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगा। तभी तक तो हम लोग टेम्परेचर कुछ देते थे ना, अब इसको जस्ट वार्म करो या फिर कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो यहां से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा OH-, ये इसको अटैक करेगा, यहां से Cl बाहर और फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट फिर से वही निकलेगा NaCl। अब ये जो तुम्हारा कंपाउंड बना है इसका कॉमन नेम याद रखना, इसी को पिक्रिक एसिड कहते हैं। इसी को क्या कहोगे? पिक्रिक एसिड।
और आईयूपीएसी नेम में बात करोगे तो 2,4,6 3 नाइट्रो है, इसलिए ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये कुछ बात ध्यान रखना। देखो अभी तक में इंपॉर्टेंट क्या क्या बात हम बताएं। सबसे पहला बात तो ये बताएं कि नॉर्मल कंडीशन में हेलोएरिन कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। दूसरा हम ये एक्सप्लेन किए कि क्यों नहीं शो करता है, तो 3 रीजन था। रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीज कर जाता है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो न्यूक्लियोफाइल को अपने करीब आने नहीं देता है। नॉर्मल कंडीशन में हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है, मगर कंडीशन थोड़ा चेंज किया जाए। चेंज में हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, प्रेशर बढ़ा सकते हैं, तो उस केस में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा। और जब भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा तो उस केस में वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म से शो करेगा। अब अगर हम लोग बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करें तो इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग हर एक पोजीशन में नहीं ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग में आइदर ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा या फिर पारा पोजीशन पे ऐड होगा, तभी वो काम करेगा। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसका रिएक्टिविटी एनएसआर के टुवर्ड्स उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर ये नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है तो नॉर्मल कंडीशन में ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा, तो अब नॉर्मल कंडीशन में एट नॉर्मल कंडीशन ठीक है, हेलोएरिन shows इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बाबू नॉर्मल कंडीशन में ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं करता है, नॉर्मल कंडीशन में ये इलेक्ट्रोफिलिक करेगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे, ESR। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या, तो हम लोग एक हेलोएरिन लेंगे और इस हेलोएरिन को इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराएंगे। इसको किसके साथ रिएक्शन कराया जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग E के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आइदर ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा या फिर पारा पोजीशन पे ऐड होता है। तो यहां पे 2 प्रोडक्ट मिलेगा, और 2 प्रोडक्ट क्या क्या होगा इसको समझो। यहां पे Cl और इस जगह पे एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, ठीक है। और दूसरा यहां पे प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पे आएगा तुम्हारा Cl और पारा पोजीशन पे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग इसी को कहते हैं। हेलोएरिन को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है या तो ऑर्थो पे अटैक कर सकता है या फिर पारा पे अटैक कर सकता है, और 2 प्रोडक्ट मिलेगा, एक ऑर्थो वाला और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा तुमको पारा वाला। अब जब भी ऑर्गेनिक में 2 प्रोडक्ट बनता है ना, तो तुमको बताना पड़ता है कि मेजर कौन है और माइनर कौन है। तो ये बात याद रखना कि जो पारा वाला प्रोडक्ट होता है वो मेजर होगा, मतलब ज्यादा अमाउंट में बनेगा क्योंकि इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर अमाउंट में होगा। अब बहुत सारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन रिंग का, उसी को हम लोग देखते हैं। और इस सीरीज में अपना पहला रिएक्शन जो तुमको पढ़ना है वो है हेलोजिनेशन। सबसे पहला रिएक्शन क्या पढ़ोगे, हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो हेलोजिनेशन में हम लोग एक क्लोरोबेंजीन लेंगे, ठीक है। इसको Cl2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है और यहां पे प्रेजेंस रखते हैं हमने लोग AlCl3 का। अब यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। देखो इतना ही पहचानना है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा Cl+। अब आगे तुमको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल को कहां कहां पे ऐड करना है, तो बस तुमको जब भी अराइल हैलाइड का या हेलोएरिन का न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखे ना, तो इलेक्ट्रोफाइल पहचान लेना और वो इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पोजीशन पे ऐड करोगे और एक बार पारा पोजीशन पे। क्योंकि हेलोजन का एडिशन हो रहा है इसीलिए इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम हम लोग क्या दिए है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है यहां पे, उसका नाम है नाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या पढ़ोगे, नाइट्रेशन। अब अगर हम नाइट्रेशन का बात करें तो नाइट्रेशन में क्या होता है ये देखो, हम लोग फिर से एक अराइल हैलाइड लेते हैं, इसको हम लोग HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। यहां से प्रेजेंस हम लोग रखेंगे H2SO4 का, और इलेक्ट्रोफाइल जो यहां पे जनरेट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2+।
अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आइदर ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा या फिर पारा पोजीशन पे ऐड होगा। तो फिर से यहाँ पे Cl ऑर्थो पोजीशन पे एक बार NO2 को ऐड करना है और एक बार पारा पोजीशन पे NO2 का ऐड करना है। तो चूंकि यहाँ पे इस रिएक्शन में NO2 का एडिशन हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग नाइट्रेशन बोलते हैं। नाइट्रेशन के बाद जो अपना तीसरा रिएक्शन यहाँ पे पढ़ना है वो है सल्फोनेशन। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? सल्फोनेशन। अब अगर हम सल्फोनेशन का बात करें ना, तो सल्फोनेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक क्लोरोबेंजीन लेंगे फिर से, और इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ। ठीक है, यहां पे किसी भी चीज का प्रेजेंस नहीं होता है, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा SO3H+। अब आगे तुमको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल को क्या क्या करना है। एक बार जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको हम लोग किसके साथ कहां पे अटैच कराएंगे? ऑर्थो पोजीशन पे, और एक बार इलेक्ट्रोफाइल को पारा पोजीशन पे अटैच कराएंगे, Cl, और यहां पे आ जाएगा SO3H। तो ये मान लो दो प्रोडक्ट बनेगा। फिर से तुम मेजर और माइनर बोल सकते हो। पारा वाला प्रोडक्ट हमेशा क्या कहलाएगा? मेजर, और ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? माइनर। सिमिलरली ये वाला प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? माइनर, और पारा वाला प्रोडक्ट फिर से क्या कहलाएगा? मेजर। तो ये तुम्हारा दो प्रोडक्ट बनेगा सल्फोनेशन में। देखो याद रखो, नाइट्रेशन में NO2 जुड़ता है, सल्फोनेशन में SO3H+ जुड़ेगा, हेलोजिनेशन में Cl का एडिशन होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उसका नाम है तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक हेलो एरीन लेंगे फिर से, और इस हेलो एरीन को हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? तो इसको रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। प्रेजेंस हम लोग रखते हैं AlCl3 का। AlCl3 लुईस एसिड के जैसा एक्ट करता है। यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3+। अब आगे तुमको पता है ये CH3+ जो है वो आइदर ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा या फिर पारा पोजीशन पे ऐड होगा। तो एक बार हम लोग ऑर्थो पे ऐड कर लेते हैं और दूसरा बार हम लोग पारा पे ऐड कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। फिर से पारा वाला जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग बोल देंगे मेजर, और जो तुम्हारा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग बोल देंगे माइनर। तो ये तुम्हारा बन गया है। नेक्स्ट जो रिएक्शन यहां पे हम लोग को पढ़ना है वो है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट, ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ये मेरा क्लोरोबेंजीन है, इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? तो इसको रिएक्शन कराएंगे असाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ। यहां पे भी वही लुईस एसिड का प्रेजेंस रखेंगे AlCl3, और इलेक्ट्रोफाइल जो यहां पे जनरेट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल ये होगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पे प्लस। ठीक है, अब अगर हम लोग ये इलेक्ट्रोफाइल का बात करें तो वंस तुमको इलेक्ट्रोफाइल पता चल गया, आगे प्रोडक्ट लिखने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक बार इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे ऐड कर देंगे और एक बार इलेक्ट्रोफाइल को पारा में ऐड कर देंगे। ये जो कंपाउंड बना है ना, इसका नाम भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोक्लोरो, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है, या फिर 2 क्लोरो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बेंजीन रिंग के ऊपर में अगर C डबल बॉन्ड हो CH3 जुड़ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। तो इसी तरह से अगर हम इसका बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 क्लोरो एसीटोफिनोन। 2 क्लोरो एसीटोफिनोन। सॉरी 2 क्लोरो नहीं, पारा क्लोरो एसीटोफिनोन हो जाएगा। तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही कुछ रिएक्शंस हम लोग को पढ़ना था। क्या क्या हम लोग पढ़े? सबसे पहला रिएक्शन देखे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में अराइल हैलाइड को Cl2 के साथ रिएक्शन करा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। दूसरा रिएक्शन में नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो NO2 जनरेट होगा, और रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? HNO3 के साथ, प्रेजेंस रखते हैं H2SO4। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है SO3H+। ठीक है, और इसको रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम लोग रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, प्रेजेंस रखते हैं AlCl3 का।
फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में असाइल क्लोराइड के साथ प्रेजेंस रखते हैं AlCl3 का। तो ये 4-5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन रिंग का या फिर अराइल हैलाइड का। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो हम लोग केमिकल रिएक्शन बात करने वाले हैं, कुछ और रिएक्शंस है अराइल हैलाइड का, मगर ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसका नाम है फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? फिटिग रिएक्शन। अब ये फिटिग रिएक्शन क्या होता है और इससे क्या बनता है इसके बारे में बात करते हैं। अब वो फिटिग रिएक्शन में हम लोग 2 मोल अराइल हैलाइड का लेंगे, जैसा ऊर्ज रिएक्शन था ना, सेम उसी तरह का रिएक्शन है। इसको हम लोग 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस रखते हैं हम लोग ड्राई ईथर का। प्रेजेंस किसका रखेंगे? ड्राई ईथर का। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो दोनों अराइल हैलाइड है ये एक दूसरे से जुड़ जाएगा इस तरह से, मतलब 2 बेंजीन रिंग आपस में ऐसे जुड़ जाएगा और ये जो प्रोडक्ट मिलेगा इसको हम लोग बोलेंगे बाइफिनाइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइफिनाइल। प्लस बाई प्रोडक्ट निकलेगा 2NaCl। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शन में हम लोग करते क्या है, 2 मोल क्लोरोबेंजीन को 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, प्रेजेंस ड्राई ईथर का रहता है और उस केस में क्या होगा, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइफिनाइल। तो यही है हमारा फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन के बाद नेक्स्ट जो हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे उसका नाम है ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। अब ये ऊर्ज फिटिग रिएक्शन क्या होता है? देखो अगर थोड़ा ध्यान दोगे ना तो ऊर्ज फिटिग रिएक्शन तुम आराम से बता सकते हो। बाबू ऊर्ज में हम लोग क्या लेते थे? अल्काइल हैलाइड, तो एक हम लोग लेते हैं अल्काइल हैलाइड। फिटिग में हम लोग क्या लेते थे? अराइल हैलाइड। तो ऊर्ज और फिटिग दोनों है तो एक मॉलिक्यूल लेना है अल्काइल हैलाइड का, एक मॉलिक्यूल लेना है अराइल हैलाइड का। इसको हम लोग 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, प्रेजेंस वही हम लोग रखेंगे किसका? तो ड्राई ईथर का। इस केस में क्या होता है, ये जो सोडियम है यहां का क्लोरीन और यहां का क्लोरीन लेके चला जाएगा और जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो होगा 2NaCl। और होगा क्या, तो यहां से जहां से Cl हटा है उसके जगह में वो CH3 ग्रुप आ जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं टोल्यूइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोल्यूइन। तो ये जो रिएक्शन है ये है ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। तो अगर तुमसे ऊर्ज फिटिग रिएक्शन का स्टेटमेंट पूछे तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड and aryl halide reacts with 2 mole of sodium in presence of dry ether to form a product named as क्या? टॉलिन। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को 2 मोल सोडियम के साथ में रिएक्शन कराए तो बेंजीन रिंग के साथ में अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है, along with बाई प्रोडक्ट वी गेट NaCl। तो यहाँ पे हम लोग का पहला चैप्टर था जो कि हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन था, वो पूरा हम लोग रिवाइज करके कंप्लीट कर लिया। क्योंकि हमको वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है इसी वजह से इसको 3 पार्ट में हम किए हैं। पहला पार्ट में मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक डिस्कस किए थे, दूसरा में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन हेलो अल्केन तक डिस्कस्ड है और तीसरा में हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन को डिस्कस किए हैं। यहां तक हम लोग अपना पहला चैप्टर को खत्म कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।